हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 2 क्लास में हम लोग रियल नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट और यूक्लिड विभाजन परिमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन में अगर कहीं किसी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साइड बुक का भी क्वेश्चन आप बनाइएगा। तो फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें कि यानी कि एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। बुक तो आपके पास होगा, देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225 1 का 1, इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। जैसा कि हम जब बता रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो उस समय बताए थे कि एचसीएफ दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकालने के लिए छोटे पूर्णांक से बड़े धनात्मक पूर्णांक में डिवाइड करके a=bq+r के रूप में लिखा जाता है, जहां a बड़े धनात्मक पूर्णांक को लिया जाता है और b छोटे था। तो यहाँ 135 और 225 में जब हम यूक्लिड विभाजन परिमिका या एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो 225 को हम में डिवाइड 135 से 225 में डिवाइड करके a=bq+r के रूप में लिखेंगे। तो ठीक है, तो ये एक तरह से भाग विधि है, तो इधर आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसे हम 225 है तो 135 कम 135, ये 0 आपका हो गया, फिर ये आपका हो गया 12 - 3 9 90। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा हुआ। तो लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 225 पर करने तो 225 बराबर, ये भाज्य है तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका हो गया 135 इंटू 1 + 90। जैसा कि पहले भी बताए थे कि तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं होता। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना 90 है। सिंस रिमाइंडर निशेष डज नॉट इक्वल टू 0, तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जो मेरा शेष था वो भाजक बन जाता है और जो मेरा भाजक था वो भाज्य बन जाता है। जैसे यहाँ शेष है मेरा 90, ये भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य बन जाता है। तो हम 90 से 135 में डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाएगा 95 और ये आ गया आपका 45। ये मेरा सेकेंड स्टेप में आएगा। तो अब फिर से लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 तथा 90 पर करने। तो ये आपका 135 यहाँ पे भाज्य का काम कर रहा है, तो 135 = 90 इंटू 1 प्लस इतना। यहाँ भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, कितना है 45। तो फिर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अब क्या करेंगे 45 मेरा ये हो जाएगा, ये 90 45 × 90, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब 90 मेरा हो गया भाज्य, यानी पहले लिख लेते हैं, इसलिए 90 तथा 45 पर
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो ये आपका 90 हो गया। 90 = 45 × 2 + 0, रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, जैसा कि जान रहे हैं सेक्सुअल 0 हो गया। सिंस सेक्सुअल = 0, तो जहाँ सेक्सुअल 0 हो जाता है तो उस टाइम जो भाजक होता है वही मेरा आंसर होता है। तो ये होगा आपका HCF लिख के जो दोनों नंबर का निकाल रहे हैं वो नंबर निकल जाता है 135 और 225, कितना आया 45। तो ये मेरा आंसर है। जैसा कि हम HCF का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उस समय बताए थे कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का मतलब ये होता है कि वो सबसे बड़ा पूर्णांक आप निकाल रहे हैं जो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक को पूरी विभाजित कर दे, सबसे बड़ा, यानी कि 45 वो सबसे बड़ा पूर्णांक है जो 135 और 225 को पूरा विभाजित कर देती है। इससे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो क्लियर है, इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें इस 1 का 2 और 3 है जो इसी प्रोसेस से बन जाएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो हम वो बता देंगे, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसको 2 के गुणज के रूप में या 2 के गुणज से एक ज़्यादा होगा या एक ऐसे 2q या 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी बताए थे जहाँ 2q आ गया आपका विषम सम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि जो से जो विभाजित पूरा हो जाएगा वो सम होगा। अगर एक रिमाइंडर पर जैसे 2q + 1 जो होगा उसमें 1 रिमाइंडर आ रहा है यानी सेक्सुअल 1 आ रहा है तो वो विषम पूर्णांक होगा। तो कोई भी धनात्मक विषम, जैसे कि मान लीजिए थोड़े देर के लिए हम 13 पाते हैं, 13 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 6 + 1, ये सब आप बता चुके हैं। कोई भी ले लीजिए, तो ये 2q + 1 के फॉर्म का हुआ, जहाँ ये 2 ये q हो गया, ये q मेरा जहाँ 6 है तो ये 2q + 1 का किसी को भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर 20 है तो 20 और 2 × 10 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में या धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के। एक बात तो क्लियर है कि विभाजन किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है। विभाजित किससे कर रहा है, 6 से, क्योंकि 6 से विभाजित करेंगे तभी हम उसको कोई भी विषम पूर्णांक को हम 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में। इससे क्लियर है कि b मेरा जो होगा वो 6 होगा, यानी इसे विभाजित करेंगे जो भाजक मेरा है वो 6 है। एक बात ये याद रखिए कि जो हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है उसको हम a लेट करते हैं, a मान के चलेंगे और उस पर हम विपरीत विभाजन प्रमेय का यूज कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर जिस रूप का कहेगा वो मेरा b होगा। 6q के या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 ऐसे बोल रहा है तो 6 मेरा b हुआ, तो b मेरा हो गया 6। क्लियर। अब इससे हम विपरीत विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि कोई भी धनात्मक होना चाहिए विषम पूर्णांक, लेकिन q कोई पूर्णांक है। अच्छा, q कोई पूर्णांक है तो क्या q निगेटिव में
क्योंकि कोई भी पूर्णांक वो ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या को भी पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा एक बात आप सोचिए कि अगर हम 6u+1 6u+3 के फॉर्म में कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, उसको लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 25 है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 6 × 4+1, यानी ये 6u+1 के फॉर्म में हो गया। अच्छा एक बात पे और गौर कीजिए कि क्या ये q जो कह रहा है पूर्णांक है, q की जगह पे क्या निगेटिव नंबर हो सकता है, यानी ऋणात्मक संख्या हो सकती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम -1 लेते हैं तो q कोई पूर्णांक है, अगर -1 लेते हैं यहाँ तो 6 फिक्स रहेगा और रिमाइंडर भी आपको फिक्स है, क्योंकि 6 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ज़्यादा रिमाइंडर 5 हो सकता है। अगर हम यहाँ पे -1 ही लेते हैं, मान के चलिए निगेटिव नंबर -1 ले लेते हैं इधर नंबर का, तो ये नंबर जो है 6 × -1 प्लस, ठीक है, प्लस अगर कोई रिमाइंडर मान लेते हैं, रिमाइंडर मेरा 5 आया, तो ये हो जाएगा -6 + 5 = ये -1 आया। तो ये जो -1 आया ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। समझ रहे हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि q का जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ लिख दिया है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक अगर है तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि यहाँ पे खास करके तो वो निगेटिव है, निगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूर्णांक होता है तो हो सकता है। क्योंकि अगर देख रहे हैं आप q का वैल्यू अगर निगेटिव ले रहे हैं, b तो मेरा फिक्स है 6 है, अगर q का वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं, जैसे -1 ही लिए हैं, -2 लेंगे तो और निगेटिव में और ज़्यादा आएगा, तो -1 ही लिए तो क्या आया मेरा वैल्यू, निगेटिव नंबर है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आया है, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे रिमाइंडर हम 5 ले लिए, 4 लेंगे तो और ज़्यादा, जैसे यहाँ अगर 4 ले देते हैं तो और -2 आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि q जो है पूर्ण संख्या में 0 या उससे बड़ा है, पूर्णांक बोल सकते हैं उसको, वो अलग बात है। तो क्लियर, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 6, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = 6q, या पहले bq + r ले लेते हैं, bq + r 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, लेस देन b। अब ये भी q कोई पूर्णांक ही क्वेश्चन नहीं का है। अब r का जो वैल्यू है b से छोटा होगा, क्लियर है। तो b का वैल्यू कितना है, 6 है, तो a = मेरा हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, 6q + r 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 6। ये आप जानते हैं कि r जो है वो क्या है, डिफिनेशन में ही बता दिए थे यूक्लिड विभाजन परिमिता से ही, कि r जो है वो पूर्ण संख्या होती है। r क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे r पूर्ण संख्या मतलब 0 से बड़ा है, या 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, क्लियर है। तो r जो है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ एल्गोरिथम लिखे हैं तो आप यहाँ परिमिका भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कि एल्गोरिथम या परिमिका इतना अंतर्निहित है कि हम परिमिका की जगह कभी कभी एल्गोरिथम भी लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल यहाँ परिमिका ही रहेगा, तो परिमिका ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम SCF निकालने में यूज करते हैं, तो वो ठीक रहेगा। अब यहाँ पे a = 6q + r हो गया, तो r का जो वैल्यू है यहाँ क्लियर है कि वो 0 या उससे बड़ा या 6 से छोटा होगा, नहीं क्या क्या होगा, और ये पूर्ण संख्या भी है इसलिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है। तो r का वैल्यू ये सब होगा। तो अगर यहाँ पे हम r का वैल्यू इस तरह से लिख देते हैं, जब r = आप सोचिए 0 होगा तो a = क्या होगा, तो a = हो जाएगा आपका 6q + 0, और ये आपका हो गया
6Q। अच्छा, ये जो 6Q है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3Q इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो 2 इंटू 3Q हो गया आपका ये 6Q, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है यानी कि 2 का गुणज है। अगर किसी नंबर को, पहले तो Q कोई पूर्णांक है, 3 से जो गुना होगा तो भी एक पूर्णांक होगा। अब कोई 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई आप करके जो नंबर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, ये 8 आया, तो ये तो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्लियर है? 2 से किसी नंबर किसी संख्या को गुना कीजिएगा तो जो नंबर आएगा वो तो 2 से विभाजित होगा ना पूरा पूरा। और जो 2 से विभाजित होता है वो क्या होता है, सम पूर्णांक होता है। तो क्लियर है कि ये सम पूर्णांक क्या है, सम पूर्णांक है। क्लियर? यहाँ एक चीज और लिख देना चाहिए था, Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? सम पूर्णांक है। फिर जब r इक्वल टू 1 ले लेते हैं, r का वैल्यू 1 होगा तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 6Q प्लस 1। ठीक है, अब 6Q r इक्वल टू हो गया 6Q प्लस 1। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q, 2 इंटू 3Q प्लस 1। अब 2 से 2 के गुणज से एक ज़्यादा है तो वो विषम पूर्णांक हुआ। क्लियर है? रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये आपका हो गया विषम पूर्णांक। ठीक है, फिर जब r इक्वल टू 2 ले लेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 6Q प्लस 2। इसमें देख लिए कॉमन आ रहा है 2, तो ये 2 इंटू 3Q प्लस 1, ये 2 का गुणज ही हो गया जोड़ी में आया है, तो ये आपका हो गया सम पूर्णांक। ठीक है, फिर जब r इक्वल टू 3 हो जाएगा, a इक्वल टू आपका हो गया 6Q प्लस 3। अच्छा, ये 2 से ज़्यादा है, मार्कर चल रहा है, तो a इक्वल टू हो गया 6Q प्लस 3, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6Q प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमको 2 कॉमन चाहिए था, यहाँ से ये दोनों टर्म से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3Q प्लस 1 और ये 1 इसमें आपको रिमाइंडर बच जाएगा। ये क्योंकि ये तो ब्रैकेट में जो भी पूर्णांक आएगा वो 2 से गुना होगा तो 2 से विभाजित होगा, और ये प्लस 1 है तो रिमाइंडर 1 हो गया आपका। तो ये आप यानी कि 6Q प्लस 3 में रिमाइंडर 1 बच जाएगा अगर 2 से विभाजित करते हैं, तो इसलिए ये विषम पूर्णांक हो गया। क्लियर? ठीक है, अब वो r का वैल्यू 4 भी हो सकता है। a इक्वल टू हो गया आपका 6Q प्लस 4, इसमें 2 आ जाएगा कॉमन, तो ये हो गया 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2। अब 3Q प्लस 2 ये हो गया, तो ये तो सम पूर्णांक हो गया क्योंकि इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर जब r इक्वल टू 5 होगा तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 6Q प्लस 5। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन चाहिए हमको, 6Q प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो ये इधर आ गया आपका 3Q प्लस 2 प्लस 1, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विषम पूर्णांक। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप, बस r का वैल्यू 5 तक ही हो सकता है तो ले ली। यहाँ पे आप देखिए कि a कब कब आप सम पूर्णांक है और कब कब विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6Q प्लस 6Q जब होता है तो r ये a सम पूर्णांक हो जाता है, जब 6Q प्लस 1 के फॉर्म में होता है तो ये विषम पूर्णांक हो जाता है। फिर जब r इक्वल टू 2 लेते हैं तो 6Q प्लस 2 का फॉर्म, तो ये सम पूर्णांक हो जाता है। फिर 6Q प्लस 3 का विषम पूर्णांक, फिर 6Q प्लस 4 में सम पूर्णांक हो गया, और 6Q प्लस 5 का जो फॉर्म होता है वो विषम पूर्णांक हो गया। तो क्लियर है कि विषम पूर्णांक कहाँ कहाँ है, देख लीजिए। ये 6Q प्लस 1 में विषम पूर्णांक आया, फिर ये 6Q प्लस आपका 3 ये विषम पूर्णांक है, फिर 6Q प्लस 5। तो क्लियर है कि a क्या क्या हो सकता है, कि 6Q प्लस 1 हो सकता है, 6Q प्लस 3 हो सकता है, या 6Q प्लस 5 हो सकता है। ठीक है, देखेंगे चूँकि 6Q
या 6q + 2 या 6q + 4 समपूर्णांक है, इसलिए a बराबर हो जाएगा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक (6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। क्लियर है? अब आप ये करके भी दे सकते हैं, जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक आपको 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हम बताए थे कि जैसे 4 से डिवाइड करिएगा तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को 4q या 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3 तक लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर में 3 तक ही होगा। अब यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 होगा, इसलिए हम इसको, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विषम पूर्णांक का, तो जो धनात्मक पूर्णांक उसको हम 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 इसमें से किसी भी फॉर्म में, किसी एक फॉर्म में कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं। लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसमें से कोई लिख सकते हैं। कोई आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको लिखना है 1 को, तो 1 को भी आप लिख सकते हैं 6q + 1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कैसे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 0 + 1 6 × 0 0 हो गया, ये 6q + 1 का फॉर्म हुआ कि नहीं, बता चुके हैं कि यहाँ q, ये q है, ये विभाजित कर रहे हैं b से, तो ये b है, यहाँ q का वैल्यू हम बता चुके हैं, यानी जो भागफल होगा वो 0 और रिमाइंडर भी पूर्ण संख्या होता है, यानी 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है, तो हो गया, तो 1 को भी लिख सकते हैं। फिर विषम पूर्णांक एक और कीजिए, 6q + 1 के फॉर्म में, जैसे 3 है, ये 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 × 0 + 3, ये 6q + 3 का फॉर्म हो गया आपका। 5 को आप कैसे लिख सकते हैं 6 × 0 + 5, ये 6q + 5 का फॉर्म हो गया। उसी तरह से आप 7 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1 + 1, जो कि हम पहले भी बता चुके। कुछ भी लिखना चाहिए, तो मान आप 51 लिखना चाहें 51 को भी आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं 6 × 8 + 3। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर नजर आएगा कि ये या तो कोई धनात्मक विषम 6q + 1 में लिख सकते हैं, या 6q + 3 में, या 6q + 5 के फॉर्म में। जैसे इसको लिखे हैं 6q + 1 के फॉर्म में, ये 6q + 3 के फॉर्म में, ये 6q + 5 के फॉर्म, ठीक है। हाँ, इस सब में q का वैल्यू 0 है, क्योंकि फिर इसमें देखें ये 6q + 1 के फॉर्म में, लेकिन यहाँ q का वैल्यू 1 है, ये 6q + 3 के फॉर्म में, मतलब 6q + 1 या 6q + इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसमें से किसी एक फॉर्म में कोई भी धनात्मक। क्लियर? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक वर्ड फ्लो 3 नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक आर्मी का टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं, ठीक है, और एक 32 सदस्य वाला आर्मी बैंड है, ठीक है, उसको प्रशिक्षण दे रहा है। 32 सदस्य का आर्मी बैंड है जिसके पीछे 616 सदस्य वाला आर्मी का एक टुकड़ी है। दोनों को समान स्तंभ में मार्च करना है, समान स्तंभ में, ठीक है। तो समान स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। फिर से समझ आइए कि क्या कार्य है। ऐसे समझिए आप, मान लीजिए कि 32 को ट्रेनिंग देने वाला है और 616 सदस्य जो है वो ट्रेनिंग लेने वाला है, आर्मी का है। 32 को ट्रेनिंग देने वाला है, 616 सदस्य उसके पीछे ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। लेकिन जितना ट्रेनिंग देने वाला होगा या ट्रेनिंग लेने वाला है उस समान स्तंभ में मार्च करना है उसको, यानी स्तंभों की संख्या दोनों में स्तंभ है। स्तंभ से मतलब
एक तरह से यहाँ जैसे कि हॉरिजॉन्टल अगर लेते हैं जिसको पंक्ति बोलते हैं, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं जो खड़ा होते हैं लाइन में, एक लाइन में, जैसे मान लीजिए एक लाइन में हम इस तरह से खड़ा कर दिए 25 ठोक, तो यहाँ पे स्तंभ मतलब इससे लिया गया है, ये स्तंभ में मार्च कर रहा है, इस तरह से खड़ा कर दिया। फिर मान लीजिए आगे 32 ठोक है इस तरह से, तो ये जो स्तंभ है ये स्तंभ कितना होगा, इस तरह का लाइन कितना होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। समान स्तंभ होना चाहिए, ठीक है। एक स्तंभ में जितना चाहे उतना आदमी हो सकता है, उतना आर्मी का सदस्य हो सकता है, लेकिन स्तंभ दोनों का समान होना चाहिए। यानी 32 जो ट्रेनिंग देने वाला है उसमें जितना होगा स्तंभ, उतना ही 616 वाले में स्तंभ होना चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब आप सोचिए 616 सदस्य और 32 समान स्तंभ में मार्च करना है और स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा कि क्या होगी। अब अगर हम चाहें तो 616 सदस्य को एक पंक्ति में ही डाल सकते हैं, उसको 32 में कर सकते हैं, लेकिन स्तंभों की हमको क्या करना है, समान स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक में तो मार्च कर सकते हैं 616 को एक ही लाइन से, और फिर 32 वाले को खड़ा कर देंगे, लेकिन हमको क्या निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्तंभ का निकालना है। दो में मार्च कर सकता है, जैसे 2 में अगर करना चाहें तो 616 सदस्य जो है उसमें हम क्या करेंगे, 308 एक स्तंभ में, 308 दूसरे स्तंभ में, तो 616 सदस्य हो गया। 32 वाला में 16 डाल देंगे, तो 16 के पीछे 308 सदस्य, फिर एक 16 के पीछे 308 सदस्य, इस तरह से वो मार्च कर सकता है। चूँकि समान स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है, यानी कि ये 616 और 32 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या निकालना। एससीएफ का कॉन्सेप्ट जब बताएं तो आप बताएं थे कि जब आपको लगे कि 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या निकालना है तो हम एससीएफ निकालते हैं। क्लियर है, यहाँ वही है कि ये दोनों 616 और 32 को विभाजित करने वाला समान स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमको ये दोनों 616 और 32 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा संख्या निकालना पड़ेगा। इसलिए क्लियर है कि इस क्वेश्चन में हमको एससीएफ निकालना, ठीक है। लिख देंगे समान स्तंभों की अभिष्ट समान स्तंभों की समान स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एससीएफ 616 और 32। अब इक्लिप्स विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम 616 और 32 का एससीएफ निकाल लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अब 616 32 पर इक्लिप्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो इसमें जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है, बड़ा से छोटा में, छोटा से बड़ा में डिवाइड करके उसको एक ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे 32 से आप विभाजित कर दीजिए 616 को, ये आपका हो गया 11 माइनस 2 9 5 माइनस 3 26 आ गया होगा। ये कितना 32 से कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, लगभग करके देख लेते हैं 4 1 7 20 22 8 टाइम्स में करके देख लेते हैं 16 14 1 38 24 25। हाँ ठीक है, 8 टाइम्स 9 टाइम्स में भी देख लेते हैं, 28, ठीक है 9। तो ये आपका हो गया 28, ये आपका आ जाएगा 16 माइनस 8 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा रिमाइंडर हुआ।
ये मेरा शेषफल हुआ था। नेक्स्ट ये फर्स्ट स्टेप था। तो क्या होता है कि शेषफल जो है वो भाजक बन जाता है, और जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाता है। तो 8 4 जा 32, ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसको लिखना है इस फॉर्म a=bq + 4 r के फॉर्म में। तो ये 616 आपका हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भाजक भागफल, और ये मेरा ये शेषफल। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 32 × 19 + 8। यहाँ शेष देखिए 8 है, मतलब 0 नहीं है, तो लिख देंगे क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए विपरीत विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग, जो मेरा नया भाजक होगा वो होगा 8 और भाज्य होगा 32 का प्रयोग 32 तथा 8 पर करने पर ये मेरा 32 हो गया भाज्य। तो 8 × 4 + 0, देखिए यहाँ सेकेंड स्टेप में आ गया 0, लिख देंगे चूँकि शेष फल इक्वल टू 0, इसलिए मेरा SCF क्या हो गया 616 और 32 का 8 से विभाजित हुआ है भाजक मेरा। जब शेषफल 0 आया तो भाजक क्या था 8, यही मेरा आंसर है। यानी कि उस समान स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा वो 8 होगा, जिसमें वो मार्च कर सकता है। आप सोचिए, क्लियर कर लीजिए। 32 को आगे ट्रेनिंग देने वाला है, उसके पीछे 616 मार्च कर रहा है। 8 स्तंभ में 32 सदस्य वाला जो बैंड है वो भी 8 स्तंभ में खड़ा होगा, और 616 सदस्य वाला जो है टुकड़ी वो भी 8 स्तंभ में। लेकिन 32 वाला जो है ट्रेनिंग दे रहा है, और 616 वाला ट्रेनिंग दे रहा है। अब सोचिए कि एक स्तंभ में कितना सदस्य होगा। पहले ये चेक करते हैं कि 616 सदस्य वाले में एक स्तंभ में कितना होगा। तो 8 से आप 616 में विभाजित कर दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। तो 8 × 7 = 56, 5 6 हो गया 8 7 56, ये मेरा कितना है 77। यानी जो 616 सदस्य वाला जो टुकड़ी है उसके एक स्तंभ में 77 सदस्य होगा, यानी 77। और 32 में डिवाइड करके देख लीजिए, तो 8 4 जा 32, मतलब सिखाने वाला जो होगा एक स्तंभ में वो 4 ठो होगा, ठीक है। यानी बैंड में एक स्तंभ में 4 ठो होगा, यानी 4 के पीछे 77 ठो होगा सीखने वाला। तो 616 सदस्य वाले एक स्तंभ में 77 होगा, क्लियर है। उसी तरह स्तंभ में होगा, दूसरा स्तंभ में भी एक स्तंभ में 4 ठो होगा, उसके पीछे 77 होगा, फिर 4 होगा, फिर 77 उसके पीछे। इस तरह से कुल 8 गो लेकिन स्तंभ होगा, 4 होगा। तो सिखाने वाला बैंड जो है 32 सदस्य वाला, उसमें भी हो जाएगा 8 ठो स्तंभ, और ये 616 उसमें भी 8 ठो स्तंभ हो जाएगा। तो क्लियर है, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को हम बनाते हैं, क्या सोचना पड़ता है उसमें। तो ये अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। क्लियर है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए, सबसे पहले जो हम बताए थे, हम ये बताए थे कि अगर आपको जो प्रूव करना है, ये देखना है कि क्या प्रूफ, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि प्रूफ क्या करना है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहले हम धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे, प्रूफ करना है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का है, इसलिए हम मान लेंगे तथा b = 3।
और विपरीत विभाजन पर भी का प्रयोग कर देंगे। तो विपरीत विभाजन पढ़ने का से A is equal to BQ plus R 0 less than or equal to R less than B, Q greater than equal to 0 और R greater than equal to 0। तो Q तथा पूर्ण संख्या होती है, जैसा कि डिफिनेशन से ही क्लियर कि विभाजन परिमाण, इसलिए Q greater than equal to 0 और greater than equal to 0। अब A का जो वैल्यू है 3 है, इसलिए हम B के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। तो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 3। अब यहाँ देखिए B का वैल्यू 3 है, इसलिए R का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। क्योंकि R पूर्ण संख्या है तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब अलग अलग कंडीशन लेके जब R इक्वल टू 0 तो A इक्वल टू आपका हो जाएगा 3Q प्लस 0, 3Q वर्ग का रहा है तो A स्क्वायर इक्वल टू 3Q का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 9Q स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3Q स्क्वायर, क्योंकि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, इक्वल टू 3m यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर। ठीक, फिर जब R इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3Q प्लस 1, इसका वर्ग करना है तो A स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1। ये कॉमन आ जाएगा, इस दोनों टर्म में 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। क्लियर? तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ यहाँ पर m बराबर हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। लास्ट जब R बराबर 2 तो A बराबर हो जाएगा आपका 3Q प्लस 2, इनको A स्क्वायर निकालना है तो 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4, ये 3 से ज़्यादा है, क्योंकि 3 कॉमन चाहिए, तो 3 प्लस 1 करके इसको लिख देंगे 4 को। तो 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1, ये तीनों टर्म से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। तो इससे क्लियर है कि अगर A कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग यानी A स्क्वायर 3 या 3m प्लस 1, देख लीजिए यहाँ पे A स्क्वायर क्या आया है, यहाँ पे A स्क्वायर 3m के रूप का हो गया, जब R स्क्वायर 1 है तो A स्क्वायर 3m प्लस 1, 2 भी है तो 3m प्लस 1, कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है। लिख देंगे A स्क्वायर इक्वल टू 3m या 3m प्लस 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक।
तो क्लियर है, समझ गए होंगे, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इसी से रिलेटेड है। 5th नंबर क्वेश्चन आपका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन को बनाए सेम सेम वो क्वेश्चंस भी बनेगा, तो उसको आप बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा, परेशानी है, तो उस क्वेश्चन को भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जो होगा लिख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ आपको सीख मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 10th का जो फुल सिलेबस है वो पूरा कराने वाले हैं, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अब हम कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो डाला करें। ठीक है, अभी कुछ दिन किसी कारणवश हम नहीं डाल पा रहे थे, अब डेली एक वीडियो डाला करेंगे, तो आप इसे आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।